अध्याय 55। कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें। रोनी, अभी के लिए हमारी पिछली बातचीत को एक तरफ रख देते हैं। मुझे पहले इस मामले को संभालना होगा, रोहित ने कहा। रोनी ने मैनेजर मोहन पर थोड़ी सहानुभूति भरी नज़र डाली। ये बेवकूफ़ रोहित को परेशान करने का फैसला कर बैठा था। क्या उसे पता नहीं था कि रोहित एक घोस्ट मास्टर है? आज के दौर में कोई किसी को भी नाराज कर सकता है, लेकिन उन लोगों को नहीं जो इविल घोस्ट्स को नियंत्रित करते हैं। ऐसे लोग अतिवादी होते हैं। जो दयालु होते हैं वे विश्व शांति बनाए रखने और पृथ्वी की समृद्धि और मानवता को जारी रखने में योगदान देने के लिए घोस्ट मास्टर संगठनों में शामिल हो जाते हैं। भले ही ये थोड़ा दिखावटी लगे, लेकिन विचार यही था। और अगर वे दुष्ट हुए तो एक घोस्ट मास्टर एक सच्चा ईविल घोस्ट ही होता है। उनके पास किसी भी आम इंसान को मारने के लिए अनगिनत तरीके होते हैं और उस व्यक्ति को कभी पता भी नहीं चलता कि उसका अंत आ गया है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, रोनी ने सिर हिलाया। रोहित ने मैनेजर मोहन की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, पिल्लू आओ, हमें अपना प्रदर्शन दिखाओ। तुमने क्या कहा? तुम किसे पिल्लू कह रहे हो? मैनेजर मोहन तुरंत गुस्से में बोला, आप देखिए ये सिक्योरिटी गार्ड कितना घमंडी और बदतमीज है। पहले इसने मॉल में मुझसे जबरन वसूली की और मेरे बैंक कार्ड से 18 लाख से ज्यादा रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इतनी बड़ी रकम, ये तो जांच के लिए केस खोलने के लिए काफ़ी है ना? अगर स्थिति सच है तो हम जांच शुरू करेंगे। हम किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं और न ही किसी निर्दोष को गलत ठहराएंगे, एक अधिकारी ने कहा। युवक, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम हमें अपनी आईडी दिखा सकते हो? रोहित ने कहा। मुझे लगता है अधिकारियों, यहाँ एक गलतफहमी हुई है। मैंने कभी उससे जबरन वसूली नहीं की। मैनेजर मोहन और मेरा एक व्यापारिक लेन देन हुआ था और उसने मेरी सेवा शुल्क का भुगतान एडवांस में किया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उन बाकी लोगों से पूछ सकते हैं जो हमारे साथ बाहर आए थे। हम मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे, लेकिन तुम्हारा नाम, आईडी, कृपया सहयोग करें, एक अधिकारी ने कहा। मैनेजर मोहन एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ रोहित को देख रहा था। सोच रहा था कि वह इन टेढ़े मेढ़े तरीकों से मुझसे अमीर बन जाएगा। आज वह सारा पैसा उगल देगा। मेरा नाम रोहित है, ये रही मेरी आईडी। रोहित ने अपनी आईडी निकालकर सहयोग किया। इसकी जांच करो, एक अधिकारी ने आईडी ली और उसे एक सहयोगी को दे दिया। वह सहयोगी आईडी लेकर ये जांच करने के लिए एक कंप्यूटर पर गया कि क्या उसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड है और फाइल में व्यक्तिगत जानकारी की जांच करने लगा। बाकी अधिकारी ने पूछताछ जारी रखी। मैनेजर मोहन का दावा है कि तुमने मॉल में उससे जबरन वसूली की, जिसमें 18,54,863 रुपये की राशि शामिल है। क्या इस आरोप में कोई सच्चाई है? मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं ऐसी जबरन वसूली कैसे कर सकता हूं? रोहित ने कहा, यह एक बदनामी है। मैनेजर मोहन ने कहा, बकवास, तुम अच्छे इंसान। ये रहा ट्रांसफर रिकॉर्ड, देखिए अधिकारी, ये पिछला लेन देन है और वह खाता रोहित का है। क्या तुम मानते हो कि यह खाता तुम्हारा है? अगर हाँ, तो हम पुष्टि कर सकते हैं कि यह लेन देन वास्तव में वैध है और हम एक औपचारिक जांच के साथ आगे बढ़ेंगे, अधिकारी ने कहा। रोहित हंसा, वह खाता मेरा नहीं है। दरअसल वह उसका नहीं था, वह खाता उसकी माँ का था। अधिकारी, कोई बात नहीं, अगर वह नहीं मानता, बैंक में एक साधारण सी जांच से पता चल जाएगा कि कार्ड उसका है या नहीं, मैनेजर मोहन ने कहा। इन दोनों पर नज़र रखो। फिर अधिकारी बैंक डिटेल्स लेकर सबूत इकट्ठा करने चला गया। जैसे ही अधिकारी गया, मैनेजर मोहन ने फुसफुसाया, बच्चे, एहसान फरामोश मत बनो। तुमने कुछ लोगों को बचाकर पहले ही 1 करोड़ से ज़्यादा कमा लिया है, संतुष्ट रहो। मेरे पैसे वापस करो और हम बराबर हो जाएंगे और मैं यह मामला छोड़ दूंगा। 18 लाख से ज़्यादा अगर जबरन वसूली का आरोप साबित होता है तो तुम्हें 1 दशक से ज़्यादा जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें पिल्लू डांस सीखना होगा और मॉल की 5वीं मंजिल पर वापस जाना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तुरंत तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। मैनेजर मोहन का चेहरा बदल गया क्योंकि उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। वह अपने जीवन में कभी भी उस भूतिया जगह पर वापस नहीं जाएगा। तुमने मुझे बचाया, हाँ, लेकिन सबूत के बिना केवल शब्दों का कानून की नज़रों में कोई मतलब नहीं होता। मेरे वकील दोस्त हैं, मैं इन चीज़ों को तुमसे बेहतर समझता हूँ। तुम मुझसे जीत नहीं सकते। पैसे वापस करो और मैं तुम पर जबरन वसूली का मुकदमा नहीं करूंगा, मैनेजर मोहन ने कहा। तुम वाकई एक घिनौने पिल्लू हो, पहले मौके पर ही लोगों से मुंह मोड़ लेते हो। मुझे शुरू से ही तुम्हें कुचल देना चाहिए था, रोहित ने कहा। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए कि कब रुक जाना है। अभी भी समय है। अगर तुम मुझे यहाँ परेशान करना जारी रखते हो तो। फिर उसने मैनेजर मोहन के कान में फुसफुसाया, मुझे तुम्हें ये दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक असली दुर्भावनापूर्ण भूत कैसा होता है। मैनेजर मोहन के दिल में एक सिहरन हुई, लेकिन ये सोचकर कि वह अब सुरक्षित है, इतने सारे लोग उसकी रक्षा के लिए हैं,
उसने साहस के साथ कहा, तुमसे डरूं? दिखाओ तुम्हारे पास क्या है, अगर हिम्मत है तो तुम ही हो जो यह नहीं पहचान रहे कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है। इस बीच कहीं और, कप्तान अभिजीत, इसे देखें, रोहित की जांच कर रहे किसी ने अचानक पुकारा। कप्तान अभिजीत आगे बढ़े, क्या बात है? इस व्यक्ति की फाइल देखें, यह अजीब है, अधिकारी ने लैपटॉप स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। कंप्यूटर स्क्रीन पर वाकई रोहित की फाइल प्रदर्शित हो रही थी, लेकिन इसमें उसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। इसमें केवल इतना ही बताया गया था कि फाइल वर्गीकृत है और उनके पहुंच स्तर से परे है। यहाँ तक कि मेरी पहुंच भी काफ़ी नहीं है। कप्तान अभिजीत कुछ देर रुके, फिर गंभीरता से बोले, आईडी मुझे दो, मैं उच्च अधिकारियों से पूछूंगा। उन्होंने फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हाँ, मैं हूँ अभिजीत। मेरे पास एक संदिग्ध की आईडी जानकारी है, क्या आप इसे जांचने में मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा पहुंच स्तर काफ़ी नहीं है आपके स्तर पर। कप्तान अभिजीत, तुम वाकई मुसीबत पैदा करना जानते हो। इस व्यक्ति का पहुंच स्तर बहुत ऊंचा है। मेरे अधिकार क्षेत्र की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि उच्च अधिकारी भी इसे देखने के योग्य नहीं हैं। रुको, इस व्यक्ति की फाइल देखते समय मेरा फ़ोन बज रहा है। दूसरी तरफ की आवाज़ कुछ देर के लिए रुक गई। हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कप्तान अभिजीत ने पूछा। उनके सहयोगी को जवाब देने में कुछ समय लगा। उसने नाराज़गी से कहा, यह एक रिवर्स ट्रैकिंग प्रोग्राम है। उच्च अधिकारियों ने पहले ही एक चेतावनी भेजी है। हमें रोहित की फाइल की जांच जारी रखने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि उसका पहुंच स्तर बहुत ऊंचा है, हमारे स्तर से कहीं ऊपर। अगर इस रोहित ने वास्तव में कोई अपराध किया है तो हम एक जांच खोल सकते हैं, लेकिन हमें उसे हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें कार्रवाई करने के लिए ऊपर से अनुमति लेनी होगी। बहुत सावधान रहना ताकि कुछ एजेंडा वाले व्यक्तियों द्वारा तुम्हारा फायदा न उठाया जाए। उच्च अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई जानबूझकर उसे फंसाता है तो मामले को गंभीरता से निपटा जाएगा। मैं समझ गया। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, कप्तान अभिजीत ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा, इससे पहले कि वह फ़ोन रख देते। उसने रोहित की तरफ देखा जो ज़्यादा दूर नहीं था। आईडी में केवल ये दिखाया गया था कि वह 18 साल का था। चाहे वह कितना भी सक्षम हो, इतनी कम उम्र में ऐसे पद पर पहुंचना उसके लिए असंभव था। रोबू जैसे लोग, हाँ, कप्तान अभिजीत ने सोचा कि वह अब समझ गया है। केवल ऐसे लोगों को ही विभिन्न देशों से विशेष व्यवहार मिलता था। मैं रोहित के मामले को संभाल लूंगा, तुम सब जाकर बाकी मामलों को देखो, कप्तान अभिजीत ने कहा। अध्याय 56, उत्पत्ति। कप्तान अभिजीत रोहित की आईडी कार्ड लेकर उसके पास आए। कप्तान अभिजीत, क्या स्थिति है? मैं गलत तो नहीं था? ये सिक्योरिटी गार्ड वाकई जबरन वसूली का संदिग्ध है और मेरा सुझाव है कि आप उसे तुरंत हिरासत में लें। बाद में मैं एक वकील से सबूत इकट्ठा करवा कर अदालत जाऊंगा और मुझे अपने लिए न्याय चाहिए। मैनेजर मोहन ने एक नेक लहजे में बात की, जैसे कि वह सच में पीड़ित बन गया हो। कप्तान अभिजीत ने कहा, मैनेजर मोहन, हम केवल आपके मामले की जांच कर सकते हैं। हम तभी केस दर्ज करेंगे जब हमारे पास निर्णायक सबूत होंगे। रोहित का पद इतना ऊंचा है कि हम ऊपर से अनुमति के बिना उसे हिरासत में नहीं ले सकते। अगर मैनेजर मोहन को यकीन है कि रोहित सच में जबरन वसूली का संदिग्ध है तो कृपया एक बयान दर्ज करवाने के लिए मेरे साथ चलें। हाँ, ये सुनकर मैनेजर मोहन हक्का बक्का रह गया। क्या आपको उसे हिरासत में लेने का अधिकार नहीं है? कप्तान अभिजीत, क्या आपसे कोई गलती हो गई है? आपको एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लेने का अधिकार नहीं है। रोहित को भी तुरंत एहसास हो गया कि जब से उसने रोबों का सैटेलाइट पोजीशनिंग मोबाइल फ़ोन लिया था, पूनम ने पहले ही उसे अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट टैमर संगठन में शामिल करने की व्यवस्था कर दी थी। क्या सच में एशिया डिवीजन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट टैमर संगठन के सदस्यों का पद इतना ऊंचा होता है? उसे कुछ संदेह था, क्योंकि वह एशिया में रैंकिंग प्रणाली को नहीं समझता था। कोई गलती नहीं, मैंने पहले ही अपने वरिष्ठों से पूछ लिया है। मैनेजर मोहन, कृपया हमारे साथ चलें, कप्तान अभिजीत ने कहा। मैनेजर मोहन को थाने ले जाओ और उसका बयान दर्ज करो। मैनेजर मोहन को कुछ गड़बड़ लगी और उसने सावधानी से पूछा, कप्तान अभिजीत, अगर यह केस जांच आगे नहीं बढ़ पाती है तो क्या होगा? अगर सबूत अपर्याप्त होते हैं और केस दर्ज होने के बाद की जांच में पता चलता है कि वादी ने प्रतिवादी पर झूठा आरोप लगाया है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तारी की जाएगी। मैनेजर मोहन की तरफ कप्तान अभिजीत की नज़र कुछ अजीब थी। वह कई सालों से कप्तान है और मैनेजर मोहन का लहजा साफ तौर पर चिंतित था। यह मामला ज़्यादातर झूठा ही था। क्या हिरासत होगी? मैनेजर मोहन ने फिर पूछा। हिरासत? कप्तान अभिजीत ने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे आरोपों के साथ तुम्हें सजा सुनाई जाएगी। अगर यह और गंभीर हुआ तो तुम अपने वकील दोस्त से सलाह लेना चाहोगे। उसे मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। क्या? मैनेजर मोहन चौंक गया, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या ये सच में इतना गंभीर था? मैनेजर मोहन के चेहरे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा।
जब उसने फिर से रोहित की ओर देखा तो वह डर से भरा हुआ था। ये लड़का निश्चित रूप से सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। रोहित ने कहा, मेरी तरफ मत देखो, कृपया अपना प्रदर्शन जारी रखो। छोटे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो पुरानी बातों को भूल जाते हैं। मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा, क्या कहते हो? मैनेजर मोहन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। रोहित ने कहा, क्या तुम मुझ पर जबरन वसूली का आरोप नहीं लगा रहे थे? अब क्यों रुक गए? एक गलतफहमी, ये सब एक गलतफहमी थी। मैं अभी अभी पिल्लू बनकर इतना खुश था, मुझे थोड़ा चक्कर आ गया और मैंने कुछ बकवास कह दी। मैं खुद पर बिल्कुल काबू नहीं रख पा रहा था। मैनेजर मोहन ने कहा, मुझे देखो, मेरा मुंह बस साथ नहीं दे रहा। शायद मुझ पर अभी अभी कोई भूत सवार हो गया था, यही होगा। मुझे भी फंसाया गया है। तुम वाकई कुछ हो, मैं तुम्हारी थोड़ी तारीफ करने लगा हूँ। लेकिन मुझे अधूरी चीज़ें छोड़ना पसंद नहीं है। चूंकि हम जांच कर रहे हैं, हमें इसे पूरी तरह से करना चाहिए, है ना कप्तान अभिजीत? रोहित ने ईमानदारी से कहा। बेशक, कप्तान अभिजीत ने सिर हिलाया और कहा, मैनेजर मोहन को केस की जांच के लिए वापस ले जाओ। दो अधिकारी तुरंत आगे आए। मैनेजर मोहन इतना डर गया कि उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर गया, किसी भूत का सामना करने से भी ज्यादा बेबस लग रहा था। पिल्लू, अलविदा, रोहित ने हाथ हिलाते हुए कहा। तुम्हारी यात्रा अच्छी हो, मुझे दोष मत देना, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अपनी ही चालों से खुद को खेला है। 20 साल बाद जब तुम बाहर आओ तो मुझसे कोई द्वेष मत रखना। रोहित, तुम कमीने हो, मैनेजर मोहन ने आंसुओं और सिसकती आवाज में शाप दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट टैमा का इतना महत्व होगा। जब उसने पहले रोबों को देखा था तो वह सच में बिल्कुल भी बता नहीं पाया था। रोहित, जब तुम पहले मॉल से बाहर आए थे, क्या तुम जानते हो कि अंदर की स्थिति अब कैसी है? अगर यह सुविधाजनक है तो क्या तुम हमें बता सकते हो? अगर इसमें अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट टैमर से संबंधित कुछ है तो कोई बात नहीं, कप्तान अभिजीत ने धीमी आवाज में पूछा। हाल ही में मॉल में कई गुमशुदगी हुई हैं और मुझ पर मामले को सुलझाने का बहुत दबाव है। कृपया समझें, जो लोग पहले गायब हुए थे वे सब अभी भी मॉल में हैं, लेकिन अब उन्हें वास्तव में इंसान नहीं माना जा सकता। फिलहाल पूरा मॉल बहुत खतरनाक है। मेरा सुझाव है कि आप तुरंत उस क्षेत्र को सील कर दें और किसी को अंदर न भेजें, वरना वे बाहर नहीं आ पाएंगे। साथ ही, आप लोग इस मामले को संभाल नहीं सकते, यह अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट टैमर की जिम्मेदारी है। लेकिन चूंकि रोबो पहले ही मर चुका है और नया घोस्ट टैमर अभी तक नहीं आया है, मेरा सुझाव है कि जब वे आएं तो आप मामला नए घोस्ट टैमर को सौंप दें, रोहित ने दयालुता से सलाह दी। किसी भी मामले में अनावश्यक हताहतों को कम करना बेहतर है। मैं समझ गया, कप्तान अभिजीत ने सिर हिलाया, तुरंत स्थिति को समझते हुए। उसने तुरंत क्षेत्र को बंद करने और अलग करने का आदेश दिया, साथ ही मॉल के आसपास के क्षेत्र को भी सील कर दिया। मुझे अंदर कुछ और चीजें संभालनी हैं, इसलिए मैं कप्तान अभिजीत को इस मामले में परेशान नहीं करूंगा, रोहित ने कहा। कप्तान अभिजीत ने एक अजीब सी मुस्कान दी। तुम मजाक कर रहे हो, तुम ही हो जो मामला संभाल रहे हो, मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। रोहित की फाइलों की व्यक्तिगत रूप से जांच करने के बाद उसने पहले ही तय कर लिया था कि रोहित अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट टैमर संगठन का सदस्य था। रोनी, चलो मेरे साथ मॉल में चलो। समय बर्बाद किए बिना रोहित तुरंत हरकत में आ गया। हाँ, उसने सोच लिया था, इस भूत को पकड़ा जाना था। वह हमेशा के लिए बच नहीं सकता था, अब एक उत्कृष्ट अवसर था, एक जिसे उसे आजमाना ही था। हम जैसे लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, हमें अवसर को पकड़ना चाहिए या बस बैठकर मौत का इंतजार करना चाहिए, रोनी तुरंत आगे बढ़कर बोला। हाँ वाकई, हमारे पास सच में कोई विकल्प नहीं है, रोहित ने धुंधले मॉल की ओर देखा। आसमान पहले ही काला हो चुका था। इस समय खाली मॉल के अंदर आलिया अभी भी 5वीं मंजिल पर निगरानी कक्ष में छिपी हुई थी। उसने वहां से जाने की हिम्मत नहीं की, नहीं उसने लापरवाही से हिलने की हिम्मत की। क्योंकि संतोष का बिना सिर वाला शरीर अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसका सिर ज्यादा दूर नहीं पड़ा था। अगर रोहित उसे लेने नहीं आया तो वह केवल निगरानी कक्ष में ही रह सकती थी। रोहित अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वह इतनी देर तक बाहर क्यों रुका रहा? आलिया पिछले रिकॉर्डिंग को पलटते हुए और दरवाजे पर निगरानी फुटेज को देखते हुए घबराहट और डर से भरे चेहरे के साथ बैठी थी। जो लोग जीवित बचे थे उन सभी को बचा लिया गया था, केवल वह बची थी। उसे डर था कि रोहित ने जानबूझकर लोगों को पैसे के लिए बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया और अंततः उसे छोड़ दिया। हेलो रोहित, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हेलो, आलिया की आवाज में एक सिसकने वाला लहजा था। जल्दी आओ और मुझे बचाओ, मैं इतनी आज्ञाकारी हूँ, तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते। शोर मचाना बंद करो, मैं अभी भी एक बच्चा हूँ और अभी तक रोया नहीं हूँ। तुम एक आरटी कुछ परेशानी का सामना करते ही रोती हो और बकवास करती हो। तुम्हारे शरीर के परिपक्व होने के अलावा तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी परिपक्व नहीं हुआ है। रोहित की आवाज फोन से आई। क्या तुमने इसे ढूंढा? उस भूत का असली रूप? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ।
रोहित के शब्दों को सुनकर आलिया तुरंत आंसुओं से हंसी में बदल गई। उसे बहुत राहत महसूस हुई। उसने कहा, मुझे भूत की असली पहचान नहीं मिली, लेकिन सबसे शुरुआती फुटेज में ये 5वीं मंजिल पर एक कपड़ों की दुकान से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। दृश्य एक कपड़ों की दुकान में था। रिकॉर्डिंग रात के समय की थी। कपड़ों की दुकान दिन के लिए बंद थी, लेकिन किसी समय दुकान के अंदर का एक दरवाजा धीरे धीरे खुला। वीडियो में कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जा सकता था, केवल एक धुंधली छाया दिखाई दे रही थी। छाया बाहर निकली, एक दर्पण के सामने रुकती हुई प्रतीत हुई, फिर पास के पुतले बेचैनी से जमीन पर गिर गए। छाया आगे बढ़ी, पुतलों के ढेर से हाथों, पैरों और धड़ को अलग किया और फिर उन्हें एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ये जुड़ा हुआ पुतला या तो पैरों की लंबाई में असमान था या धड़ में बहुत छोटा था, जो उस अंधेरे आकृति को संतुष्ट करने में असमर्थ लग रहा था। 2 घंटे से ज्यादा समय तक इसने उन्हें एक साथ जोड़ा। दुकान के सभी पुतलों को उसके द्वारा अलग कर दिया गया था, जब तक अंत में एक पुतला जो 2 मीटर ऊंचा था, एक छोटे धड़ और लंबे अंगों के साथ जोड़ा गया। उसके अनुपात अविश्वसनीय रूप से अजीब थे। हालांकि इस पुतले का कोई सिर नहीं था, लेकिन वीडियो में छाया बिना सिर वाले पुतले में मिल जाती हुई दिखाई दी, जिसके बाद बिना सिर वाला पुतला हिलने लगा। उसने अन्य पुतलों से सिर लिए और उन्हें अपनी गर्दन पर रखा। हालांकि फिट सही नहीं लगने पर सिर फिर से उसकी गर्दन से लुढ़क गया और उसने अन्य पुतलों से अलग अलग सिर आजमाना जारी रखा, लेकिन कोई भी ठीक से फिट नहीं हुआ। बिना सिर वाले पुतले ने बार बार कोशिश की और जैसे जैसे समय बीता, अनजाने में बोर हो गई। दुकान के मालिक अपनी दुकानें खोलने के लिए मॉल में पहुंचना शुरू हो गए। एक महिला दुकान मालिक अपनी कपड़ों की दुकान के सामने पहुंची और वह 2 मीटर ऊंचा सजीव पुतला कांच की खिड़की के सामने बिना हिले डुले खड़ा था। जैसे ही दुकान मालिक अंदर घुसी, पुतले का सिर धीरे धीरे उसके आंदोलनों का पालन करने के लिए मुड़ गया। अंत में पूरे 180 डिग्री घूमने के बाद पुतले की गर्दन पर सिर अभी भी खराब फिटिंग वाला लग रहा था और अंततः गिर गया, जमीन पर लुढ़क गया। दुकान मालिक ने एक नज़र के लिए पीछे मुड़ा, फिर दुकान के अंदर सब कुछ ठीक करने में लगी रही। लेकिन जैसे ही दुकान मालिक मुड़ी, उस भयानक पुतले ने हरकत की। उसकी असमान रूप से लंबी भुजाएं पीछे से दुकान मालिक की ओर फैल गईं। क्या वह पहली पीड़ित है? आलिया ने वीडियो देखते हुए अपनी नसों पर नियंत्रण खोते हुए पूछा। ऐसा लगता है वह भूत उसी कपड़ों की दुकान में है। अध्याय 57, पहला सहयोग। मैं शुरू में ही यह साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे आपके साथ सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, रोहित ने एक बार फिर शॉपिंग मॉल में कदम रखते हुए कहा। लेकिन अगर हमें कोई खतरा या खास परिस्थिति का सामना करना पड़ा, या अगर चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हो गईं, तो मैं भागने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा। और जब ऐसा होगा तो मुझे अपनी टीम को छोड़ने के लिए कोसना मत। रोनी ने जवाब दिया, ये तो स्वाभाविक है। हम भूत को पकड़ने के लिए सहयोग कर रहे हैं। अगर यह असंभव साबित होता है तो हम में से हर एक को अपनी जान बचाने का पूरा हक है। भूत अप्रत्याशित होते हैं, और यहाँ तक कि सबसे अनुभवी घोस्ट हैंडलर भी एक संयमित स्तर के भूत को सफलतापूर्वक पकड़ने के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। भयंकर भूतों को स्तरों में वर्गीकृत करना गुमराह करने वाला हो सकता है। मैं ये सबक पहले ही मुश्किल से सीख चुका हूँ। ये सुनकर मुझे सुकून मिला। रोहित ने सिर हिलाया। उसके पास स्पिरिट बॉल थी और मॉल से बाहर निकलने में उसे 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। इसके अलावा स्पिरिट बॉल उसे दूसरे भूतों के हमलों से बचा सकती थी। यहाँ तक कि डोर नॉकिंग घोस्ट भी उसे रोक नहीं पाया था, तो निश्चित रूप से मॉल के भूत उससे ज्यादा भयानक नहीं होंगे। अपनी सुरक्षा में इसी आत्मविश्वास के कारण ही उसने रोनी के साथ काम करने के लिए सहमति दी थी। लेकिन अगर हम भूत को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो बाद में हम लाभ को कैसे बांटेंगे? रोहित ने पूछा। आइए इस बात को अभी साफ कर लेते हैं ताकि बाद में इस पर कोई असंतोष न हो। पैसा बराबर बराबर और जानकारी साझा की जाएगी, रोनी ने कहा। आपने अभी अभी मेरी मदद की है, मैं आपका फायदा नहीं उठाऊंगा। ये सुनकर अच्छा लगा, रोहित ने सिर हिलाया। वैसे किसी शहर के प्रभारी का पद ऊंचा माना जाता है क्या? उसने पूछा। रोनी अवाक रह गया और हैरानी से पूछा, आप जानते नहीं? मैं यहाँ नया हूँ और मेरे पास सब कुछ जानने का समय नहीं था। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बाद में ऑपरेटर से पूछ सकता हूँ, रोहित ने कहा। यह एक ऊंचा पद है, रोनी ने समझाया। आप अलौकिक घटनाओं को संभालने के लिए वस्तुतः हर पहलू में एक शहर के संसाधनों को अपने कार्यों के साथ समन्वय करने के लिए जुटा सकते हैं, और यह बिना किसी शर्त के होता है, लेकिन केवल अलौकिक घटनाओं को संभालने में। बेशक आपको अन्य मामलों में भी सुविधाओं की कमी नहीं होगी। हालांकि प्रति शहर केवल एक ही प्रभारी होता है। जयपुर शहर का पिछला प्रभारी रघु था और मैं उससे मिला हूँ। प्रति शहर केवल एक प्रभारी, ये किसी से भी बहुत ज्यादा अपेक्षा करने जैसा लगता है, रोहित ने माथे पर बल डालकर कहा। भूत शिशु की घटना के अलावा वह कम से कम 3 अलौकिक घटनाओं का सामना कर चुका था। हाथों की कमी के कारण, रोनी ने समझाया, सोचिए दुनिया कितनी विशाल है और कितने शहर हैं।
ये पहले से ही अच्छा है कि हमारे पास प्रभारी के रूप में प्रति शहर एक घोस्ट हैंडलर है। साथ ही इन घटनाओं से निपटने में अनिवार्य रूप से बलिदान शामिल होते हैं। सभी घोस्ट हैंडलर एक शहर के प्रभारी नहीं बनते, उसने आगे कहा। क्या वे सक्रिय रूप से अलौकिक घटनाओं से निपटने के बजाय आत्मसंरक्षण को चुन रहे हैं? रोहित ने पूछा। लगभग ऐसा ही है, रोनी ने स्वीकार किया। रोहित की नज़रें धीरे से बदलीं और उसने कहा, लेकिन यह इस शर्त पर आधारित है कि हमारे पास जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर भयंकर भूतों के पुनरुत्थान से संबंधित स्थिति बदल सकती है, तो प्रभारी बनने वाले हैंडलर्स को सीधा फायदा होगा। आखिरकार शहर के भीतर की अलौकिक घटनाओं पर अभी भी उनके ध्यान की आवश्यकता होगी, इसलिए उनका अस्तित्व ज्यादा सुरक्षित होगा। रोनी को अचानक झटका लगा, उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहित की इतनी दूर की सोच होगी। आपने बताया कि किसी ने भयंकर भूतों के पुनरुत्थान को सफलतापूर्वक रोक दिया है। आपको क्या लगता है कि उनकी जानकारी कहाँ से आए? रोहित ने पूछा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? रोनी ने सवाल किया। रोहित ने शांत होकर आगे कहा, मेरा मानना है कि कई लोग भूतों के अस्तित्व की पहेली को हल करना शुरू कर चुके हैं। भले ही भूतों के रहस्य को तोड़ना असंभव हो, उन्हें भयंकर भूतों को नियंत्रित करने का कोई तरीका खोजना होगा, और ऐसे शोध ने कुछ परिणाम तो जरूर प्राप्त किए होंगे। हालांकि इस तरीके में महत्वपूर्ण कमियां हो सकती हैं, यह अविश्वसनीय हो सकता है और इसमें काफ़ी जोखिम भी हो सकता है। इसलिए इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन जैसे जैसे अलौकिक घटनाएं बढ़ रही हैं और स्थिति बिगड़ रही है, तो अपरिपक्व तरीकों को भी सामने लाना होगा। आखिरकार केवल हम जैसे लोग ही भूतों से निपट सकते हैं, और एक व्यापक दृष्टिकोण से कोई भी हमें मरते हुए नहीं देखना चाहता। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रोनी ने कहा, इससे पहले मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रीशियन था, मुझे इन बातों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अगर हम इस बार कामयाब हो जाते हैं तो मैं आपको एक खास क्लब से मिलवा सकता हूँ। मुझे जो जानकारी मिली है वह सब वहीं से आई है। किस तरह का क्लब? रोहित ने पूछा। एक ऐसा क्लब जिसमें सिर्फ घोस्ट हैंडलर्स ही शामिल होने के योग्य हैं। हालांकि उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा है और उनके संबंध बहुत व्यापक हैं। वे मुझसे ज़्यादा जानते हैं, रोनी ने समझाया। सच में? तो वहाँ जाना वाकई फ़ायदेमंद होगा, रोहित ने टिप्पणी की। अपने ही जैसे लोगों से बात करने के यकीनन अपने फ़ायदे होते हैं। उनकी बातचीत के दौरान दोनों का ध्यान नहीं गया, और वे एक बार फिर शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल पर पहुंच गए थे और तीसरी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। वे धीरे धीरे चल रहे थे, अपने आसपास सतर्कता बरत रहे थे। वे लोग फिर से गायब हो गए हैं, रोहित ने ऊपर देखते हुए टिप्पणी की। उन्होंने जो भूत पहले 5वीं मंजिल पर देखे थे, वे एक बार फिर गायब हो गए थे। जमीन पर एक भी शव नहीं बचा था। क्या वे फिर से छिप गए हैं? रोनी ने अंदाज़ा लगाया। रोहित ने चेतावनी दी, किसी भी भूत की ओर अपनी पीठ मत करना। मॉल के भूत पीछे से हमला करते हैं, अपने सिर को दूसरों के सिर से बदल लेते हैं। आपने 5वीं मंजिल पर देखा होगा, जिन लोगों के सिर बदले गए हैं उनकी यादें बरकरार रहती हैं और उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि ऐसी कोई बात उनके साथ हुई है। लेकिन जब तक वे चाहें, वे कभी भी कहीं भी भूत बन सकते हैं। क्या आपने पहले ही इस तरीके का पता लगा लिया था? आपने मुझे पहले चेतावनी क्यों नहीं दी और मुझे उनके साथ बाहर खिसकने दिया? रोनी ने आश्चर्य से कहा। रोहित ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी क्षमता पर भरोसा नहीं है, मुझे बस उन लोगों पर भरोसा नहीं है। एक कहावत है जो बिल्कुल सही बैठती है, एक बड़े पेड़ में भी सूखी टहनियाँ होती हैं और लोगों के एक बड़े समूह में मूर्ख होते हैं। कुछ लोगों की बुद्धिमत्ता को शब्दों में समझाना मुश्किल है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जो लोग अपनी जान से मौत को बुलाते हैं, वे कितने उत्कृष्ट होते हैं, न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मैं बस किसी भी दुर्घटना को होने से रोक रहा था, उनके कीड़े होने में क्या गलती थी? आपने देखा, वे ज़मीन पर खिसक रहे थे, तेजी से और स्थिरता से, और वे इस बात से खुश थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोनी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपका कार्य सही था। यह अच्छा है। अरे, क्या बड़ी बहन आलिया वहाँ है? अगर तुम जिंदा हो तो जवाब दो, अगर तुम मर चुकी हो तो मैं तुम्हारा शव लेने आऊँगा, रोहित ने अचानक से सैटेलाइट पोजिशनिंग सेलफोन में कहा। आलिया की आवाज़ सुनाई दी, तनावपूर्ण और घबराई हुई। मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें आते हुए देखा है, जल्दी आओ और मुझे ले चलो। मैंने अभी अभी संतोष के शव को हिलते हुए देखा, मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह भूत कहाँ है? वह सबसे पहले कहाँ दिखाई दिया था? रोहित ने पूछा। मैंने पहले निगरानी में देखा था, वह भूत सबसे पहले 5वीं मंजिल पर एक कपड़ों की दुकान में दिखाई दिया था। यह एक धुंधली छाया थी, मैं इसे साफ साफ नहीं देख पाए। छाया एक पुतले के शरीर में घुस गई। मैं तुम्हें तस्वीर भेजूंगी, आलिया ने कहा। रोहित ने कहा, इसे मेरे दूसरे फ़ोन पर भेजो, इस फ़ोन में इमेज लेने का फंक्शन नहीं है। ठीक है। इसके कुछ ही देर बाद उसके स्मार्टफोन पर एक तस्वीर आई। क्या यह उस भूत का असली रूप है? रोनी देखने के लिए झुका। रोहित ने पूछा, क्या आपने औजार तैयार कर लिए हैं?
रोनी ने अपनी छाती से एक शुद्ध सोने का बक्सा निकाला जो एक मेकअप बॉक्स के आकार का था, लेकिन भारी और ठोस था, जिसका वजन कम से कम कुछ किलो था और यह बिना किसी दरार के कसकर बंद था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भूत इतना बड़ा है और आपने इतना छोटा बक्सा तैयार किया। आपने बस एक स्पिरिट बॉल क्यों नहीं ली? रोहित ने उसे अजीब नज़र से देखते हुए कहा। रोनी ने जवाब दिया, सोना हाल ही में थोड़ा महंगा हो गया है। इस कस्टम बक्से पर मुझे 2 मिलियन से ज़्यादा का खर्च आया। मैंने जो भी पैसा पहले कमाया था वह सब इसमें चला गया। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन इस आकार में ये तो आपकी राख के लिए भी पर्याप्त नहीं है। आप एक भूत को कैसे फंसाएंगे? रोहित ने कहा। हालांकि यह थोड़ा छोटा है, अगर आप इसे अंदर दबाते हैं तो यह फिट हो सकता है। वह भूत सिर्फ एक छाया है ना? शायद उसका कोई भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए छोटा बक्सा मायने नहीं रखता, रोनी ने कहा। कोई और चारा नहीं है। अब जब हम यहाँ हैं तो हमें अपनी किस्मत आजमानी होगी। रोहित के पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे और वह केवल एक कोशिश करने वाले रवैये को अपना सकता था, ये देखने के लिए कि वे भूत को सफलतापूर्वक कैद कर सकते हैं या नहीं। वे 5वीं मंजिल पर पहुंचे। उसने कपड़ों की दुकान को पहचान लिया। कांच के दरवाजे के पीछे अव्यवस्था में बहुत सारे पुतले थे, कुछ की बाहें गायब थीं तो कुछ के पैर। उसने पहली बार गश्त करते समय उनके बारे में कुछ अजीब महसूस किया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सहज प्रवृत्ति सही थी। वह भूत जिसने शुरू से ही सब कुछ उकसाया था वह अंदर था। किसी भी कम आकलन को दरकिनार करते हुए रोहित और रोनी के चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। सामने की दुकान में अंधेरा था। दरवाज़ा बंद नहीं था, बस एक धक्का देने पर ही खुल जाता। लेकिन ये जानते हुए कि असली भूत अंदर छिपा हुआ था, रोहित के हाथों में ठंडे पसीने आ गए। सख्त मायने में यह एक भूत के साथ उसका पहला वास्तविक मुकाबला था। भूत शिशु वाली घटना की गिनती नहीं थी, वह तो बस निष्क्रिय बचाव और भागना था जिसमें कोई वास्तविक दबाव नहीं था। लेकिन इस बार अलग था, यह एक सक्रिय हमला था। हालांकि जैसे ही रोहित और रोनी अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे, एक अजीबोगरीब दृश्य सामने आया। कपड़ों की दुकान का कुछ हद तक भारी कांच का दरवाज़ा बिना किसी हवा के अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। रोहित चौंक गया। क्या इस भूत को पता चल गया था कि वे आ रहे हैं? अध्याय 58 अध्याय बाढ़ की तरह आ रहे हैं। पहले आप जाएंगे, रोहित ने रोनी को देखकर कहा। नहीं 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 बड़े भाई, आपको पहले जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ 18 साल का हूँ, मैं छोटा हूँ, इसलिए मुझे आपको बड़े भाई कहना चाहिए। और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक अस्थायी कर्मचारी हूँ, तो आपको पहले जाना चाहिए। आपकी क्षमताएं बहुत मजबूत हैं, मैं बस आपके पीछे चल सकता हूँ। आप आगे चलें और मैं आपके आदेशों का पालन करूँगा। आप बहुत विनम्र हैं, आप मुझसे ज़्यादा समय से घोस्ट कंट्रोलर रहे हैं, आप मेरे सीनियर हैं। मुझे आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है। रोहित और रोनी कपड़ों की दुकान के सामने खड़े होकर एक दूसरे से विनम्रता में आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनके सामने का कांच का दरवाज़ा अपने आप खुल गया था। अंदर हल्का अंधेरा था और एक असामान्य दमनकारी एहसास दिखाई दे रहा था। खासकर यह जानते हुए कि अंदर एक भूत था, उनके दिल और भी बेचैन हो गए थे। यह एक संयुक्त भूत शिकार ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन जब बात आई तो किसी के पास भी पहले अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अंदर एक गलती भी घातक हो सकती थी। एक घोस्ट कंट्रोलर बनने का मतलब सिर्फ ये था कि आप भयंकर भूतों से निपटने की क्षमता रखते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि आप किसी भूत के सामने लापरवाह होकर काम कर सकते थे। आपस में थोड़ी देर तक मान सम्मान देने के बाद कोई भी पहले अंदर जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार रोहित ने सुझाव दिया, जब हम में से कोई भी निश्चित नहीं है तो हम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? रोनी अवाक रह गया। अगर आप इस भूत को छोड़ देते हैं तो अगली बार आपका सामना और भी ज्यादा भयानक भूत से हो सकता है और फिर उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। रोहित ने अपने हाथ के पीछे को छुआ और कहा, यह सच है, इस भूत का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, वरना इसने इन दिनों में ज्यादा लोगों को मार दिया होता। अगर ऐसा है तो चलिए अब ज्यादा विनम्र नहीं होते, एक साथ अंदर चलते हैं। ठीक है, चलिए एक साथ अंदर चलते हैं। रोनी ने सिर हिलाया। वह इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी स्थिति रोहित से ज्यादा गंभीर थी। उसके पुनर्जीवन का समय कम होता जा रहा था, इसलिए वह आखिरी कोशिश करना चाहता था। चलिए शुरू करते हैं। रोहित ने एक गहरी सांस ली, उस कांच के दरवाजे को देखा जो पहले से ही खुल चुका था और सावधानी से उसकी ओर बढ़ा। रोनी उसके साथ गया। उसका चेहरा तनाव में था। वह किसी भी क्षण ईविल घोस्ट पावर का उपयोग करने के लिए तैयार था। कपड़ों की दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, अनुमान के अनुसार ये बस 100 वर्ग मीटर से थोड़ी ज्यादा थी। पुतलों और सामान के इधर उधर बिखरे होने के कारण ये थोड़ी अस्त व्यस्त और तंग लग रही थी। भूत उन पुतलों में से किसी एक में है, आपने पहले ही फोटो देख ली है। उसे ढूंढो और हम मिलकर उस पर हमला करेंगे, रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने टॉर्च चालू की और उसे दरवाजे के पास एक शेल्फ पर रखा। टॉर्च की रोशनी दुकान में निर्देशित थी, जो कपड़ों की दुकान को पूरी तरह से रोशन कर रही थी।
मुझे वह पुतला याद है, वह बहुत विशिष्ट है। मैं उसे गलत नहीं पहचानूंगा, रोनी ने कहा। रोहित कुछ नहीं बोला बल्कि धीरे धीरे कपड़ों की दुकान में अंदर गया और अपने चारों ओर का जायजा लिया। सन्नाटा, कुछ भी अजीब नहीं था। ये बस एक सामान्य दुकान की तरह थी जो अस्थायी रूप से बंद हो गई थी। सिवाय इसके कि एक लगातार लाश की गंध धीरे धीरे फैलने लगी थी। क्रैक, एक हल्की आवाज़। जो कांच का दरवाज़ा पहले खुला था वह अब धीरे धीरे बंद हो गया। हालांकि आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन इस बेहद शांत वातावरण में ये खास तौर पर साफ थी। रोहित और रोनी चौंक गए और पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। पहले की तरह ही ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। वहां कुछ भी नहीं है, रोनी ने गंभीरता से कहा। मुझे पता है, लेकिन ऐसा होने से मैं निश्चित हो सकता हूं कि भूत यही है, रोहित ने कहा। बाकी हर जगह सामान्य थी, केवल ये कपड़ों की दुकान ही अजीब लग रही थी। इसके अलावा आलिया निगरानी कक्ष में निगरानी फुटेज की जांच कर रही थी, जिसने ये भी पुष्टि की कि इस मॉल में पहली अलौकिक घटना यहीं हुई थी। क्या दरवाजे का बंद होना ठीक है? रोनी ने फिर से पूछा। हम भागने की योजना नहीं बना रहे हैं, इसलिए अगर यह बंद है तो कोई बात नहीं। और अगर हमें सचमुच भागना पड़ा तो मैं मुख्य दरवाजे से जाने की योजना नहीं बना रहा हूं, रोहित ने कहा। रुको, सुनो, वह क्या आवाज़ है? रोनी का चेहरा कठोर हो गया। कपड़ों की दुकान से अजीब तरह की हल्की आवाज़ें आने लगीं, जो कुछ घूमने और रगड़ने जैसी लग रही थीं। रोहित, इन पुतलों को देखो, अचानक रोनी ने आश्चर्य से कहा। रोहित ने उसे बताए बिना ही पहले ही ध्यान दे दिया था। दुकान में बेतरतीब ढंग से रखे गए पुतले धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगे थे। एक नहीं, बल्कि दुकान के सभी पुतलों ने उसी क्षण अपना सिर घुमाना शुरू कर दिया, जो रोहित और रोनी की दिशा में थे। उनकी यांत्रिक अभिव्यक्तियों और नकली आंखों से एक भयानक नज़र दिखाई दे रही थी, मानो एक भयानक संदेश दे रहे हों। मेरी नज़र तुम पर है टिल्ड, उनकी ओर अपनी पीठ मत करना, रोहित ने कहा। सावधान रहना कि कहीं तुम्हारे सिर न ले लिए जाएं। उसने देखा कि जमीन पर एक बिना पैरों वाला पुतला अचानक अपना सिर उठाकर उसे देखने लगा और नकली हाथों की एक जोड़ी उसकी ओर बढ़ी। दूसरे पुतलों ने भी हरकत के संकेत दिखाना शुरू कर दिया और उनकी हरकतें ज्यादा बार होने लगीं। ऐसा लग रहा था कि भूत पुनर्जीवित हो रहा था। जैसे ही रोहित और रोनी ने तुरंत अपनी स्थिति बदली, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे किसी भी पुतले की ओर अपनी पीठ न करें, पुतलों के बीच की हलचल धीरे धीरे शांत हो गई। क्या वह भूत इन नकली पुतलों को भी नियंत्रित कर सकता है? रोनी ने हल्के सदमे के साथ कहा, घबराते हुए। रोहित ने कहा, ऐसा लगता है कि जिस भी चीज़ का सिर भूत द्वारा बदल दिया जाता है उसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी भी ये पुष्टि नहीं कर सकता कि भूत वास्तव में कैसे मौजूद है। चाहे वह पुतले हो या पहले सिर बदले हुए शव, ये चीज़ें असली भूत नहीं हैं। असली भूत अंधेरे में छिपा हुआ है और उसे पकड़ने के लिए हमें उसे बाहर आने के लिए मजबूर करना होगा। क्या ऐसा करने का कोई तरीका है? रोनी ने पूछा। अभी तो नहीं, रोहित अपने दिमाग में एक पल के लिए हिचकिचाया। वह वास्तव में घोस्ट डोमेन से पूरे क्षेत्र को ढकने की कोशिश कर सकता था, ये देखने के लिए कि क्या वह भूत को इसमें खींच सकता है। लेकिन अगर उसका अनुमान गलत था और भूत अब इस कपड़ों की दुकान में नहीं था, तो वह बिना किसी फायदे के एक मौका गंवा देता। बेहतर है कि अभी रुकते हैं, जब सचमुच कोई भूत दिखाई दे तब घोस्ट डोमेन का उपयोग करते हैं, खाली जगह पर हमला नहीं कर सकते। रोहित, उस फिटिंग रूम को देखो, दरवाज़ा खुला है। क्या भूत से ग्रस्त मानव पुतला वहीं हो सकता है? अचानक रोनी ने एक फिटिंग रूम की ओर इशारा किया जो थोड़ा सा खुला था और कहा, बहुत संभावना है, चलो एक साथ जांच करते हैं। दोनों सावधानी से पास पहुंचे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में फिटिंग रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खोला। फिटिंग रूम में एक व्यक्ति खड़ा था, एक महिला जिसकी आंखें बंद थीं और रंग पीला था। वह परिचित थी, शायद मॉल में पीड़ितों में से एक थी। और हालांकि उसका चेहरा एक महिला का था, उसका शरीर मानव नहीं बल्कि एक पुतले का था। क्या भूत ने एक पुतले की गर्दन पर एक मानव सिर लगा दिया था? हालांकि महिला का सिर कुछ समय से यहाँ रखा गया था। मांस का रंग बदल गया था और सड़ने की एक तेज दुर्गंध आ रही थी। यह नहीं है, रोनी ने फुसफुसाया। लेकिन तभी उनके बगल के फिटिंग रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। एक अजीब, करीब 2 मीटर लंबा पुतला जिसकी बाहें और पैर लंबे थे, चुपचाप बाहर आया। उसका शरीर उसके पीछे टॉर्च की रोशनी को रोक रहा था और हाथों की एक जोड़ी रोहित और रोनी के सिरों की ओर पीछे से पहुंची। हालांकि जैसे ही उसने अपने पैरों के नीचे छायाओं को बदलते हुए देखा, रोहित की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। उसकी तनावपूर्ण नसों ने एक सहज प्रतिक्रिया दी। सिर के पीछे मांस के माध्यम से लाल आंखों की एक जोड़ी फट पड़ी। जैसे ही घोस्ट आइज दिखाई दी, उसके सिर के पीछे का दृश्य तुरंत उसके दिमाग में आ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने फोन पर फोटो में जो पुतला देखा था वह पहले से ही उसके पीछे खड़ा था और हाथ बढ़ा रहा था। हमारे पीछे, रोहित ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई, जल्दी से आगे बढ़कर उस प्राणी के हमले से बचा। लेकिन रोनी प्रतिक्रिया करने में एक कदम धीमा था और कुछ उसके सिर के पीछे छू गया।
एक बर्फीली ठंडक जैसे कि उसकी खोपड़ी को छेद रही हो पूरे शरीर में फैल गई, जिससे सहज रूप से रोंगटे खड़े हो गए। रोनी की प्रतिक्रिया भी तेज थी। उसका हाथ पहले से ही खून से सना हुआ था और बचने के बजाय उसने पुतले को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। पकड़ लिया। उसके खूनी हाथ ने बिना किसी संदेह के उसकी ओर बढ़ रही लंबी बांह को पकड़ लिया और ताज़ा खून पुतले में घुलता हुआ लग रहा था। जल्द ही पुतले के जोड़ों, आंखों, गर्दन से ताज़ा खून रिसने लगा। मेरा घोस्ट ब्लड किसी भी भूत की क्षमताओं को दबा सकता है। इस मौके का फायदा उठाकर इसे वश में करो, रोनी चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके पीछे की महिला लाश अचानक जिंदा हो गई। हरे काले सड़े हुए हाथ पीछे से रोनी की ओर बढ़े। जाहिर है सिर्फ पुतले को रोकना ही काफी नहीं था। एक को पकड़ना बेकार है, तुम दूसरे आसपास पर ध्यान नहीं दे रहे, रोहित ने अचानक जिंदा हुई महिला लाश को देखते हुए कहा। बिना हिचकिचाए उसे एक लात मारी। उसके पैर में एक हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। उसने महिला लाश को लात मारी, जो फिर पीछे की दीवार में धंस गई। उसके पैर संघर्ष कर रहे थे लेकिन वह बाहर नहीं आ पा रही थी। रोनी मुड़ा और पीछे देखा। अचानक उसे एक झूठे अलार्म का एहसास हुआ। सौभाग्य से इस बार वह रोहित के साथ काम कर रहा था। अगर वह अकेला आया होता तो जिस क्षण वह मुड़ा होता वह मर चुका होता। लेकिन कुछ और भी ज्यादा भयानक हुआ। जैसे ही रोहित फिटिंग रूम से बाहर आया, रोनी के साथ इस खास पुतले से निपटने के लिए तैयार हो गया। बाहर एक सरसरी नज़र ने उसे अवाक छोड़ दिया। किसी तरह पूरी दुकान अब प्रवेश द्वार को पूरी तरह से रोक रहे लोगों से भर गई थी। उनमें से एक तो दुकान में चलकर आया और शेल्फ से उसकी टॉर्च उठा ली। इस व्यक्ति का कोई सिर नहीं था लेकिन उसने एक सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहनी हुई थी। संतोष। रोहित ने उस शरीर को पहचान लिया। हे रोहित, ये बुरा है। मैंने अभी अभी संतोष की लाश को बाहर चलते हुए देखा। मैं आवाज़ करने से बहुत डर गई थी। अपनी तरफ सावधान रहना। आलिया की आवाज़ सैटेलाइट लोकेटेड सेल फोन से आई। मुझे पता है। रोहित का चेहरा काला पड़ गया। अब तुम मुझे बता रही हो जब वह आदमी पहले ही मेरे पास आ चुका है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, महिला। क्लिक टिल्ड। एक हल्की आवाज़ के साथ बिना सिर वाले सुरक्षा गार्ड ने टॉर्च बंद कर दी। आसपास तुरंत अंतहीन अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में रोहित ने एक के बाद एक व्यक्तियों के कपड़ों की दुकान में चलने की सरसराहट की आवाज़ें सुनी। और भी ज्यादा भूत अंदर आ रहे थे, मानो इस इतनी बड़ी न होने वाली कपड़ों की दुकान को भरने के लिए।